Hey everyone, welcome back to your favorite channel 24/7। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 12th का सैम्पल पेपर। 12th बायोलॉजी में क्या सैम्पल पेपर आया है? आई नो आपने बहुत सारे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा वन शॉट वीडियो मैं आपको दूं जो कि आपको बहुत जल्दी चाहिए। आई नो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको चाहिए, वो मैं जल्दी बना दूंगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज हम लोग शुरू करते हैं सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। चलो ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, अडर 24/7 स्कूल टेलीग्राम चैनल पे। इसकी पीडीएफ दे दूंगी क्या आंसर्स हैं इसके। तो भाई साहब, एक इनफर्टाइल कपल है जिसे ये बोला गया कि भाई आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आईवीएफ के लिए जाइए, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई आउट ऑफ दीज ऑप्शन जो नीचे गए हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेज फॉर द ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब फॉर द सक्सेसफुल रिजल्ट। आप क्या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करें कि एक सक्सेसफुल रिजल्ट आए, मतलब बच्चा पैदा हो। जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में करिए, जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्टिस। अब आपको मैं बताती हूँ सबसे बेहतरीन आंसर तो ये है, क्योंकि जितना ज्यादा, ध्यान से सुनना, सबसे बेहतरीन आंसर आपका यही है कि नहीं है? क्यों? अगर आप 8 ब्लास्टोमियर क्या होता है, जब भी हम स्पर्म एंड ओवा को फ्यूज कराते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होता है भाई साहब? जाइगोट में न्यूक्लियस डिवीजन होता है, पर साइटोप्लाज्म डिवीजन, इसमें क्या होता है, सेल में न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाते हैं पर सेल का इक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म उतना ही रहता है, उतने ही साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज, हम लोगों ने को ये पता होना चाहिए कि जो जाइगोट होता है उसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन से जो सेल्स बनते हैं उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। दीज आर नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल जैसे उतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि ये एक जाइगोट बना है 2n, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों आपके पास? बेटा ये है जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? 2n। अब इसमें आप माइटोसिस करिए, ठीक है, माइटोसिस, ठीक है। एक्चुअली ये माइटोसिस नहीं कहलाता, ये कहलाता है क्लीवेज। क्या कहलाता है? क्लीवेज। इसमें आपको एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस दिखेंगे, तो आपको 2 छोटी छोटी सेल्स दिखेंगी। फिर उसके बाद ये 2 छोटी सेल में और डिवीजन होगा, और कुछ समय के बाद इस तरीके से आपको ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों जी? ब्लास्टोमियर कहलाते हैं। तो आप जाइगोट ट्रांसफर कर दीजिए या तो फेलोपियन ट्यूब में, या तो 8 सेल स्ट्रक्चर ब्लास्टोमियर ट्रांसफर कर दीजिए। ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ अगला सवाल, गिवन बिलो आर द 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इनमें आपको करेक्ट मैचिंग चुनना है। चलिए चुनते हैं, आ जाओ भाई, करेक्ट मैचिंग हो जाए। तो कॉन्डम क्या होता है देखते हैं। चलो, वैसेक्टोमी, सीमेन कंटेंट नो स्पर्म, ट्यूबेक्टोमी, ओके ओके ओके। हाँ, तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है भाई? ट्यूबेक्टोमी में आप क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को बीच से काट देते हैं, जिसकी वजह से ओवा फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाता। तो अब सीधे डी का 1 कहाँ है भाई? डी का 1 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट आंसर मुझे मिल चुका है। तो कई बार हमें सारे ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आगे मैच कर लेते हैं भाई। ए का क्या होगा? ए का 2 होगा, बिल्कुल हो, ए का 2 होगा, ए का 2 होगा, ओके 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 ओके। बी नहीं होगा बच्चों, सी होगा। वही तो मैं सोचू, ए का तो 2 होगा नहीं, बी नहीं होगा बच्चों, इसका सी होगा, ठीक है। ए का क्या होगा? सी। ए का क्या है भाई? सी। यस, वेरी गुड। अगर आप कॉन्डम वियर करते हैं तो स्पर्म कभी भी सर्विक्स को रीच नहीं करता। फिर उसके बाद देखो बी का 4 बिल्कुल सही है। वैसेक्टोमी में अगर आप कर देंगे तो सीमेन में कभी स्पर्म नहीं आ पाए। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वासा डिफरेंशिया को हम काट देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो कभी भी आपके सीमेन में नहीं मिल पाते, क्योंकि बीच से आपने स्पर्म की डक्ट को काट दिया है, ठीक है। उसके बाद पिल क्या करती है? प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। सो राइट आंसर इसका है बच्चों जी 3। क्लियर है? ठीक, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड रेसिड्यू विल कॉन्स्टिट्यूट द हिस्टोन कोर। देखो इसका राइट आंसर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब आपका ये बहुत 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 अच्छा सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है। हिस्टोन के कोर पर कौन सा अमाइनो एसिड होता है? तो बेटा आर्जिनिन तो होता ही होता है, आर्जिनिन तो होगा ही, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसका एक बहुत अच्छा आंसर भी लिखा है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब ध्यान से सुनना, बाकी जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, हिस्टोन क्या होता है? डीएनए जो होता है वो अपनी शेप को मेंटेन करे, इसलिए वी हैव द प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन को हम जो है, हिस्टोन के की वजह से आपका डीएनए स्टेबल रहता है। हिस्टोन की वजह से ही आपका डीएनए जो होता है शेप में होता है, और
पोजीशन पे रहेगा। हिस्टोन जो होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैकेजिंग प्रोटीन, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक डीएनए में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। तो आपको ये समझना है, इन द यूकैरियोटिक सेल डीएनए बाउंड अराउंड द ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन कोर। तो आपने देखा होगा कि जो 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन होते हैं उसके चारों तरफ डीएनए बाउंड होता है, बाइंड होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, ये भी सवाल आ सकता है आगे चल के। न्यूक्लियोसोम इज नथिंग, इट इज द ग्रुप ऑफ हिस्टोन जिसके चारों तरफ डीएनए बाइंड होता है। ठीक है, समझ में आई बात। जो आपका, या ध्यान समझिए, हिस्टोन का जो कोर है, ध्यान से समझना, ऑक्टामर कोर जो होता है उसमें कौन कौन से हिस्टोन होते हैं, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, अनदर हिस्टोन प्रोटीन H1 इज प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ डीएनए ऑफ द न्यूक्लियोसोम। तो जहां से डीएनए बाइंड होता है वहां पर H1, और जहां पर एग्जिट होता है रैप होकर वहां पे H1 पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन एंड द आर्जिनिन। समझ में आई बात। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोर पे कौन सा अमाइनो एसिड है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, विच गिव राइज टू द पॉजिटिव चार्ज टू देम। तो ये याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डीएनए रैप अप होता है। समझ में आ गई बात। चलो आगे बात करते हैं इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस। पहले हम ये समझते हैं कि कन्वर्जेंस होता क्या है। कन्वर्जेंस जो है वो एनालॉगस ऑर्गन का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। जब डिफरेंट स्पीशीज जब एक ही जगह पर आके रहने लगती हैं और सेम प्रकार का बिहेवियर करने लगती हैं, तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस क्या होगा, कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन द डिफरेंट एंसेस्ट्री, यही मुझे सही लग रहा है। डिसिमिलर सेट ऑफ फंक्शन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, कॉमन सेट ऑफ स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, डिसिमिलर सेट ऑफ फंक्शन ऑन द अनरिलेटेड ग्रुप, ये होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, कन्वर्जेंस क्या होता है कि जब डिफरेंट स्पीशीज एक ही जगह पर आके रहती हैं और सेम बिहेवियर करना शुरू कर देती हैं, तो इसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। एनालॉगस ऑर्गन जो है ये एग्जाम्पल है कन्वर्जेंस का। एनालॉगस में क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं पर फंक्शन सेम होते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो इधर उधर से आए पर फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे फ्लाइंग। पर सबके बर्ड्स जो सबके विंग्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बैट जो फ्लाई करता है तो बैट का विंग नहीं होता, बैट की स्किन होती है। इस तरीके से लोगों का फ्लाई सब उड़ सब रहे हैं पर स्ट्रक्चर तो सबका डिफरेंट है। तो अलग अलग जगहों से आने वाले लोग जब एक ही प्रकार का बिहेवियर शो करने लगे, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं एपिस मेलिफेरा। ठीक है, एक किलर बीज जिसके पास एक टॉक्सिक बी वेनोम होता है, एक जहर होता है। ठीक है, वेरी गुड, चलो मान लेते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट। वैसे ही मैं तुम्हें ये बताऊं कि मान लो कि अगर आपको कोई जहर लग जाता है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा एवेंजर्स की मूवी देखी होंगी, तो उसमें बोलते हैं ये फलाने जहर का एंटीडोट होना चाहिए। क्या आपको पता है कि उस एंटीडोट में होता क्या है? उस एंटीडोट में होती हैं परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सांप का जहर, आपको सांप डस लिया, ऐसे ही एपिस मेलिफेरा नाम की जो बी है इसके पास एक वेनोम होता है, एक जहर होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चों, जिसकी वजह से आपको जहर फैल सकता है, आप मर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब तुम ट्रीटमेंट में क्या दोगे बताओ? वैक्सीन लगा दोगे, वैक्सीन पहचानेगा, फिर वैक्सीन को बॉडी पहचानेगी, फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, तब तक तो आदमी निकल लेगा। तो हम पहले से बनाई हुई इस जहर को हमने निकाल लिया इसके बी से, इसको हमने देख लिया और उसके खिलाफ हमने लैब में, एक लेबोरेटरी में एंटीबॉडीज तैयार कर ली। अब परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को पेशेंट को दे दीजिए। जैसे ही परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो बन गई है ऑलरेडी, जैसे ही वो आपके शरीर में जाएंगी वैसे ही वो धर 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 करके एक्टिव हो जाएंगी और इस जहर को न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो क्या होगा भाई? ओके, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, पैसिव। तो जब आप रेडीमेड, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना ही नहीं रही, तो कौन सा इम्यूनाइजेशन है? पैसिव है, और परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आप दे रहे हैं। आगे बात करते हैं। Interferons are the most effective in making non-infected cell resistant against the spread of which of the following disease in the humans? Interferons क्या होते हैं? इंटरफेरॉन, जब भी कोई सेल, जब भी कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हो जाती है तो वो अपने चारों तरफ एक केमिकल निकालती है जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं इस केमिकल की वजह से, बेसिकली इनका मैकेनिज्म ये होता है कि मैं तो इन्फेक्टेड हो ही गई हूँ तो तुम मेरे पास मत आना, बाकी नॉर्मल मेरी भाई बहनों, नहीं तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो जो इन्फेक्टेड वाली सेल्स होती है वो क्या निकालना शुरू कर देती है राजा बेटा? वो निकालना शुरू कर देती है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन वो केमिकल होते हैं जिसको सेंस करके दूसरी नॉर्मल सेल्स उनके पास नहीं आती और वो बची रहती हैं। तो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन्स निकाल रही हैं, तो इनमें देख लीजिए कि आप कौन सा वायरल इन्फेक्टेड है। भाई एड्स एक वायरल इन्फेक्शन है, बाकी सब तो एस्कैरिस वॉर्म है, रिंग वॉर्म है, ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए। समझ में आई बात? तो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज द केमिकल कॉल्ड एज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन गिव्स द मैसेज टू द नॉर्मल सेल सो दैट द नॉर्मल सेल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सैंपल इन द टेबल, ठीक है, चलिए एक वाटर सैंपल ये टेबल में दिया गया है, वाटर सैंपल ये है ABCD गिवन बिलो। अब आपको बताना है कि इस सारे वाटर सैंपल में किसके पास ऑर्गेनिक वेस्ट सबसे ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना, देखो ओ ये होगा भाई, याद करो सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत बार यूट्यूब में मेरे बहुत लेक्चर पढ़े हैं यार, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पे बहुत सारे मेरे लेक्चर पढ़े हैं, आप कोई सा भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भरा पड़ा ही चैप्टर तो मेरे नाम से। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि भाई जितना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा उतना ज्यादा उस वाटर की ऑक्सीजन, उस वाटर में पाए जाने वाले माइक्रोब्स की ऑक्सीजन डिमांड होगी। समझो, what is the biological oxygen demand? Biological oxygen demand is the demand of oxygen, demand of the oxygen demanded by whom? Demanded by the microbes to digest the organic waste present into the water. फिर से सुनो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डिमांड है माइक्रोब्स के द्वारा, वो डिमांड है माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन की, ताकि वो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्ट कर सके। अब अगर उस माइक्रोब के चारों तरफ ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगी, वो डिमांड ज्यादा होगी मतलब उनको उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर सके। जितना कम वेस्ट होगा डिमांड उतनी कम होगी। तो वाटर सैंपल हाई पोल्यूटेड है तो लेवल ऑफ BOD भी क्या होगा, हाई होगा। समझ में आ गई बात? तो आपको यही बताना है कि सबसे ज्यादा वेस्ट किसके पास है, तो लेवल ऑफ पॉल्यूशन सबसे ज्यादा इसका है, सबसे ज्यादा BOD इसका है, तो भैया इनमें ही सबसे अधिक ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। तो भाई जिसमें जितना ज्यादा पॉल्यूशन उसमें उतना ऑर्गेनिक वेस्ट, और जितना ऑर्गेनिक वेस्ट उतनी ज्यादा BOD टू डाइजेस्ट दिस ऑर्गेनिक वेस्ट। क्लियर? तो राइट आंसर ए होगा। अगला हम बात करते हैं दिस इज द मैन मेड प्लाज्मिड कॉल्ड एज PBr322 मेड बाय द बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स। क्लियर है? The figure here shows that the structure of a plasmid, a foreign DNA was ligated at the BAM-H1। ठीक है, BAM-H1 ये है एक साइट, ये क्या है, ये एक साइट है। ये एक साइट किस चीज के लिए है, एंजाइम के लिए है। ऐसे बहुत सारे साइट इसके पास पाए जाते हैं, जैसे कि इसके पास सेल भी होता है, ठीक है, इसके पास इधर साइड PVU होता है, ठीक है, PST होता है। बेटा ये किस चीज की साइट है, ये जो साइट्स आपको दिखाई दे रही हैं ये एंजाइम के द्वारा कटने की साइट है। तो अगर मैंने बोला कि BAM-H1 के लिए साइट है तो BAM-H1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि DNA को अंदर से काटते हैं, ये DNA को इस जगह से कट लगाएगा। ठीक है, चलो मान लिए, और हमने DNA को यहाँ से इस DNA को काटा और अपना जो DNA है वो यहाँ पर लाइगेट कर दिया। ये हमारा जो है डिजायर जीन है, दिस इज आर डिजायर जीन। हमने BAM-H1 साइट को काटा, उसी के जो साइट है वही एंजाइम काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, और वहां पर अपना जो है क्या कर दिया, जीन लाइगेट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर, वी ऑलवेज फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमने कौन सा प्रोसीजर अभी फॉलो किया है, हमने फॉलो किया है रिकॉम्बिनेशन। ये कौन सा फॉलो प्रोसीजर किया है, रिकॉम्बिनेशन। ये कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया है बच्चों, ये हमने फॉलो किया है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के बाद आपको इस प्लाज्मिड को, ये प्लाज्मिड होता है जिसके अंदर आपने अपना डिजायर जीन डाला है, इस प्लाज्मिड को जिसके अंदर आपका डिजायर जीन पड़ा हुआ है, इसको आपको ई कोलाई के अंदर डालना पड़ेगा। ई कोलाई होस्ट कहलाता है, प्लाज्मिड वेक्टर कहलाता है, और इसे हम प्लाज्मिड ठीक है, प्लाज्मिड क्या कहलाता है बच्चों, प्लाज्मिड वेक्टर। जी जाने, प्लाज्मिड क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं वेक्टर। देखो तो प्लाज्मिड क्या कहलाता है यार, ये क्या हो जाता है इसको बार बार। प्लाज्मिड क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप प्लाज्मिड इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, ठीक है, प्रेजेंट इनटू द बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया में नहीं होता पर कुछ कुछ में होता है। इनको आप निकाल लीजिए तो बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको निकालिए, इनको काटिए, काटेंगे कैसे, एंजाइम से काटेंगे, अपना डिजायर जीन डाल दीजिए। डिजायर जीन को डालने के बाद इसको किसी होस्ट में भेज दीजिए। होस्ट कोई भी हो सकता है, होस्ट प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, या कोई बैक्टीरिया हो सकता है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर धड़ 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 ये वाला DNA डिवाइड करेगा, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर ये पावर होता है कि वो अपना DNA खुद ब खुद डिवाइड कर सकता है। अब भाई साहब जब प्लाज्मिड डिवाइड होगा तो आपका डिजायर जीन भी डिवाइड होगा, और इस तरीके से आपके जीन के मल्टीपल नंबर बन जाएंगे, जिसे हम क्लोनिंग कहते हैं। तो पहले रिकॉम्बिनेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन, देन क्लोनिंग, ये स्टेप होते हैं।
ठीक है। अब द ट्रांसफॉर्मेंट कौन होते हैं? जो आपके होस्ट सेल के अंदर जा चुके हैं। अब इसे हम ग्रो करते हैं एक एंटीबायोटिक मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन में। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज इन द गिवन टेबल। अब एक चीज याद रखो, बैम H1 जिस जगह पर है वहां पर आपको टेट आर दिखाई दे रहा होगा। टेट आर मतलब कि भाई टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वहां पे प्रेजेंट है। तो जिस भी बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड रहा होगा वो टेट्रासाइक्लिन से नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? वो टेट्रासाइक्लिन से इसलिए नहीं मर सकता क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, वो वाले बैक्टीरिया के पास, क्योंकि उसके पास जो प्लाज्मिड है उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है था। और जिस भी बैक्टीरिया के पास ये वाला प्लाज्मिड होगा वो एम्पिसिलिन से भी नहीं मर सकता क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन का भी रेजिस्टेंट जीन है। पर हम लोगों ने हरकत ये की कि हमने टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन काट के अपना, क्योंकि बैम्स जो H1 जो आपकी साइट है जो इस एंजाइम से कटेगी वो टेट्रासाइक्लिन के अंदर ही है। ध्यान से सुनना, बैम H1 एक सीक्वेंस है। जो सीक्वेंस किसका है? डीएनए किससे बना हुआ है? सीक्वेंसेस से बना हुआ है। तो टेट्रासाइक्लिन एक पूरा सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है, जिसे हम जीन कहते हैं। उसमें एक बीच का सीक्वेंस है जो एक स्पेशल एंजाइम से कटता है जिसका नाम है बैम H1। अब बैम H1 को अगर आपने काटा तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन भी तो कट गया क्योंकि बीच में ही तो सीक्वेंस था वो वाला। अब टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टिविटी नहीं बची। तो अब अगर इस ट्रांसफॉर्मेंट को आप उगाएंगे टेट्रासाइक्लिन में तो वो नहीं उगेगा क्योंकि उसकी जगह पे आपने डिजायर जीन घुसा दिया है। और अगर आप चाहें कि वो एम्पिसिलिन में ग्रो करे तो वो करेगा क्योंकि उसको तो अपन ने हाथ भी नहीं लगाया। तो आपको टेट्रासाइक्लिन में कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी जबकि एम्पिसिलिन में ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, समझ में आई बात? तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। Swati was growing a bacterial colony in the culture flask under the ideal laboratory condition where the resources are replenished. ठीक है, which of the following ठीक है following equation will represent the growth of this case? ठीक है, where the population size is n, birth rate is b, death rate is d. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कि एक स्वाति ने लेबोरेटरी में एक बैक्टीरिया को ग्रो किया। स्वाति ने लेबोरेटरी में क्या किया? बैक्टीरिया को ग्रो किया। बैक्टीरिया को ग्रो करने के बाद वो कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट देती गई, कमी नहीं है। तो भैया क्या होगा बताओ? होगा ये कि आपके दो कर्व बनते हैं नॉर्मली। अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट तक न्यूट्रिएंट देंगे तो आप एक समय के बाद ऐसा ग्राफ अचीव कर लेंगे, दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। पर अगर आपने अनलिमिटेड दिया, ठीक है, एंड कैरिंग कैपेसिटीज की, और अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा दिया, देते जा रहे हैं तो आपकी ग्रोथ तो रुकेगी ही नहीं। और अगर आपकी ग्रोथ रुकेगी नहीं तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता रहेगी, बैक्टीरिया ग्रोथ करते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ग्राफ बनेगा? dN/dt = Rn। समझ में आई बात? अब सुनो, एक और चीज ध्यान से सुनो। ये हो गया आपका ये वाला कर्व, समझ में आई बात? dN/dt = Rn। सो दिस इज क्या बन जाएगा आपका? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। क्लियर है? तो पर यूनिट टाइम आप देते रहिए खाना, तो आप कैरिंग कैपेसिटी को फाड़ कर, कैरिंग कैपेसिटी मतलब इससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते, पर आप रिप्लेनिश करते रहिए उसको, है ना, करते रहिए। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर आप किसी भी पॉपुलेशन को रिसोर्स अनलिमिटेड देते रहेंगे तो ग्रो करती रहेगी। तो इक्वेशन आपकी ये आएगी, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। पर अगर आप एक लिमिट के बाद उसको रिसोर्स देना बंद कर देंगे तो वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा पाएगी, इतना ही कैरी कर सकते हैं। जैसे किसी एक जगह पे लोग रहते हैं तो उस जगह की अपनी कैरी कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी मतलब के, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी मतलब के। अगर आप उससे ज्यादा लोग बढ़ाओगे तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, फूड रिसोर्सेज की कमी होने लगेगी। तो ये कौन सा ग्रोथ कर्व आ गया? लॉजिक लग रहा है इसमें, और उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा आगे। तो ये होते हैं एक्सपोनेंशियल, और ये ज्यादातर जो होता है ये उतना ज्यादा फेमिलियर ग्रोथ कर्व होता नहीं है। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर्व हम सिर्फ लैबोरेटरी में ही यूज करते हैं, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, सी एनीमनी, ठीक है, सी एनीमनी जो होती है वो हर्मिट क्रैब के ऊपर होती है। क्या फर्क है? सी एनीमनी इधर उधर चल नहीं सकती, सी एनीमनी सिलेंट्रेट का मेंबर है तो चल फिर नहीं सकता, तो हर्मिट क्रैब के ऊपर चढ़ जाता है और इधर उधर जाता है। तो इसमें सी एनीमनी को तो फायदा हो रहा है, पर हर्मिट क्रैब को कोई फर्क नहीं पड़ता, चढ़ ही रहो मेरे ऊपर, मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं रही हो। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं कमेंसिलिज्म। ये सारे एनसीईआरटी के सोल्यूशन है बेटा, है ना, तो इसे हम कहते हैं कमेंसिलिज्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आ जाओ फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन, ध्यान से समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन, ठीक है, इज द मेजर conduit of the energy flow in the terrestrial and the aquatic ecosystem। अब आपको बताना है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सी जो चेन होगी वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और जो आपकी एक्वाटिक इकोसिस्टम होगी वो,
ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो डेट्रिटस होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग। तो डेट्रिटस और ग्रेजिंग में जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्वेटिक में होते हैं, एक्वेटिक में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सबसे अधिक फूड रिसोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और डेट्रिटस में कौन फूड प्रोड्यूस करता है? डेड एंड डिकेइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्रिटस होगा और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग होगा, ठीक है। चलो तो लिखो, द ग्रेजिंग फूड चेन इज अ टाइप ऑफ फूड चेन इन विच द एनर्जी एट द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल इज एक्वायर्ड बाय अ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फोटोसिंथेसिस होती है, ग्रेजिंग वाली जो फूड चेन है उसमें जो सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल कौन लेता है? सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक लेता है फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म। डेट्रिटस फूड चेन में द चेन स्टार्ट होती है कहाँ से? ये स्टार्ट होती है डेड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल से। द डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर डीकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे कंड्यूट कहाँ से शुरू होगा भाई? इधर डेड एंड डेट्रिटस में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, और एक्वेटिक में भाई ग्रेजिंग काम करेगी, और ग्रेजिंग में क्या कहाँ से शुरू होता है? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। आइए, Which of the following is an example of ex-situ conservation? ex-situ conservation का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को जंगल से बाहर ले जाके कंजर्व करते हैं तो इसे हम ex-situ conservation कहते हैं। तो सैक्रेड ग्रूव्स ये तो जंगल के अंदर है, नेशनल पार्क जंगल के अंदर है, बायोस्फीयर रिजर्व जंगल के अंदर है, सीड बैंक। किसी सीड को अगर आप जंगल से बाहर ले जाके प्रिजर्व कर रहे हैं तो ये ex-situ है, तो राइट आंसर इज सीड बैंक। Assertion: Apomictic embryos are genetically identical to the parent plant। ठीक है। Apomixis is the production of seed without fertilization। है तो दोनों चीजें साइड बिल्कुल सही है। और देखो, हम लोगों को ये पता है कि व्हाट इज एपोमिक्सिस, सीड को विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस कर देना। तो भैया आप सीड क्या होता है? डिप्लॉयड सेल होती है। सीड इज व्हाट? इट इज अ डिप्लॉयड सेल। तो अगर आप ओव्यूल छोड़कर कहीं और से सीड बना लेते हैं, न्यूसिलस से बना लेते हैं, इंटेग्यूमेंट से सीड बना लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में जो सीड बनेंगे वो एकदम सिमिलर होंगे। जेनेटिकली डाइवर्सिटी कब शो होती है? जब स्पर्म एंड ओवा फ्यूज होते हैं। यहाँ पे तो स्पर्म एंड ओवा फ्यूज ही नहीं हुए, भाई आपने जो है तो ओवरी के चारों तरफ जो एंडा बंडा पाया जा रहा था उससे बना लिया, आपने न्यूसिलस से बना लिया, इंटेग्यूमेंट से बना लिया। इनसे अगर आप बनाओगे सीड तो फिर तो आइडेंटिकल बनेंगे ना, क्योंकि इसमें तो कोई डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिला ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल आइडेंटिकल बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो असर्शन इज एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो अब देखो, ये ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट है, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। व्हेन द व्हाइट आइड येलो बॉडी ड्रोसोफिला, व्हाइट आइड येलो बॉडी ड्रोसोफिला फीमेल, ये होती है रेसेसिव। ये होती है बच्चों जी रेसेसिव, याद रखना, क्योंकि जब हम ये ड्रोसोफिला वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो डोमिनेंट होता है उसमें हम प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है। व्हेन इट हाइब्रिडाइज विद द रेड आइड ब्राउन बॉडी मेल, ये होते हैं डोमिनेंट, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी वाज इंटरक्रॉस्ड विद द F2, तो ये डेविएट क्यों हो जाता है समझते हैं। आइए एक्सपेरिमेंट समझते हैं। आइए, तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी में ड्रोसोफिला का बेहतरीन एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बच्चों क्या आपका, ये है ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट। ये है येलो व्हाइट फीमेल और ये है वाइल्ड वाला मतलब रेड आई ब्राउन बॉडी मेल। अब इसको आप फ्यूज कराएंगे तो F1 जनरेशन में आपको कैसी फीमेल मिलेगी? F1 देखो, इसको आप फ्यूज कराएंगे तो आपको 4 प्रकार का कॉम्बिनेशन मिलेगा। कैसा कॉम्बिनेशन मिल सकता है? आपको 4 प्रकार का कॉम्बिनेशन ऐसा मिल सकता है कि येलो एंड वाइट आपको फीमेल मिल सकती है, आपको रेड एंड ब्राउन फीमेल। तो अगर आप जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखोगे बच्चों, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखो जरा क्या हुआ, इसका ये वाला पार्ट इसके पास चला गया और इसका ये वाला पार्ट इसके पास आ गया। तो आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखो, इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जो पेरेंट के पास कॉम्बिनेशन था वो 98.7% था माना, पर रिकॉम्बिनेंट एक नया प्रकार का कॉम्बिनेशन भी हो गया है, जो कि परसेंटेज कितना है 1.3। तो ये बताता है बच्चों कि ये वाला येलो डब्लू इसके पास क्यों आ गया, क्योंकि ये जीन बहुत पास थे, और जो पास होते हैं उनको हम लिंक्ड जीन कहते हैं, और लिंक्ड जीन जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप लिंक होकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से नया कॉम्बिनेशन बन सकता है। नॉर्मली जीन दूर दूर होते हैं तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अलग अलग ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जाते हैं, पर यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों इतने पास थे कि नेक्स्ट जनरेशन में ये इसके पास आ गए, और ये इतने पास थे कि नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल के पास आ गए। तो फीमेल के पास मेल का जीन आ गया, फीमेल के पास फीमेल का जीन आ गया। समझ रहे हो ना बात? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये वाला जो मेल था, जो कि रेड आई ब्राउन बॉडी था, अब वो है तो मेल क्योंकि उसके पास ऐसा वाला क्रोमोसोम है, पर अब वो कैसा हो गया, येलो और व्हाइट।
येलो और व्हाइट मेल बन गया और ब्राउन और रेड फीमेल बन गई। अब बताओ भैया, चेंज हो गया ना सारा कहानी। अब ऐसी कंडीशन में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन सारे बच्चे पेरेंट जैसे बनने चाहिए पर बने नहीं। जबकि मेंडल में कैसा होता था, ग्रीन सीड बना, येलो सीड बना, F1 जनरेशन में सारे जो है आपके राउंड सीड बने, ठीक है, टॉल राउंड बने थे कि नहीं बने थे। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन एज इट इज था। फिर 9:3:3:3:1 अपन ने देखा, ठीक है। फिर उसमें हमने देखा कि F1 जनरेशन से जब हम लोग F1 जनरेशन को जब हम क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन आती है। F2 जनरेशन में हमको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो यहाँ पर 9:3:3:1 से हम थोड़ा डेविएट हो गए। डेविएट इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पर लिंक्ड जीन जो है आपस में नेक्स्ट जनरेशन में चले गए। तो 2 जीन्स आर इन अ डाइहाइब्रिड ऑन द सेम क्रोमोसोम, प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। समझ में आई बात। पर नॉन पेरेंटल भी क्यों आया? क्योंकि नॉन पेरेंटल आने का सिर्फ एक कारण था, क्योंकि लिंक्ड जीन थे और वो नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ गए। तो भैया ऐसा है कि रीजन क्या बता रहे हैं? assertion when the white eye the progeny was intercored the F1 deviated from the, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये जो है ये 9:3:3:1 से डेविएट कर दिया। 9:3:3:1 से डेविएट करने का कारण ये है क्योंकि लिंक जीन हो रहा है, लिंकिंग हो रहा है, इसे हम कहते हैं लिंकेज। क्लियर है? लिंकेज की वजह से रेशियो डेविएट हो गया। एंड रीजन क्या है इसका? रीजन ये है, रीजन में बताया गया, और इस क्रॉस के बाद हमें पेरेंटल ज्यादा मिला और नॉन पेरेंटल कम मिला। पर नॉन पेरेंटल मिलने का कारण यह है क्योंकि लिंकेज हुआ। ठीक है, तो रीजन इज राइट, असर्शन इज राइट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब ये याद रखना है, इस एक्सपेरिमेंट को बेटा यूट्यूब में टाइप करोगे लिंकेज तो आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप देखना। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाया है, इतने कम समय पे मैं इसको समझा नहीं पाऊंगी, तो बस मैंने आपको ये बताया कि मेंडल का जो रेशियो था उसमें 9:3:3:3:1 मिला। समझ में आ गई बात? 9:3:3:1 में आपने ये देखा कि आपको 9 येलो मिले, ठीक है। फिर उसके बाद 9:3:3:1 में आपको ये दिखा कि आपको अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस मिले कि नहीं मिले। यहाँ पर आपने देखा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट कितना मिला 1.3% और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो पेरेंटल टाइप है वो मिला 98% और रिकॉम्बिनेंट मिला 1.3%। ये रिकॉम्बिनेंट आपको मिल ही इसलिए रहा है क्योंकि लिंक्ड जीन आपस में नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। अगर जीन दूर दूर होते तो आपको सारे कॉम्बिनेशन पेरेंटल टाइप के ही मिलते। पेरेंटल टाइप से आप डेविएट हो गए हो, पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन नहीं मिले, इसका मतलब ये कि मेंडलिज्म अब आप फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप मेंडलिज्म फॉलो करते तो आपका एक जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाता, हो सकता नहीं भी जाता, पर यहाँ पे दो जीन एक साथ जा रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, functional ADA cDNA must inserted in the lymphocyte at the early embryonic stage. Cells in the embryonic stage are mortal and differentiated, easy to manipulate. देखो ADA cDNA क्या होता है ये समझिए पहले। मान लीजिए, ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास लैब में ये पड़े हैं हमारे लिम्फोसाइट, और इस लिम्फोसाइट में हम ये चाहते हैं कि हमारा डिजायर्ड डीएनए घुस जाए। तो लिम्फोसाइट क्या है? एनिमल सेल है। तो हम इन एनिमल सेल में अपना डिजायर्ड जीन डालने के लिए एक रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं राजा बेटा? रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। अब रेट्रोवायरस को कायदे से डीएनए पहुंचाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, रेट्रोवायरस के थ्रू आप क्या पहुंचाते हो? आरएनए, ठीक है, आरएनए। और फिर ये रेट्रोवायरस इस आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों? डीएनए में, ठीक है, डीएनए में। और इस प्रकार का डीएनए कहलाता है cDNA। पर ये है डीएनए किस चीज का? एडीए का। एडीए का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। ये एक एंजाइम होता है बच्चों जो कि स्किड नाम की बीमारी को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपकी बॉडी में वो जीन ही ना बने तो आपकी बॉडी में एडीए नाम का एंजाइम नहीं बनता, और अगर आपकी बॉडी में एडीए नाम का एंजाइम नहीं बनेगा तो आपको हो जाएगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इस जीन को बनाने के लिए आप या तो जीन डायरेक्टली दे दीजिए बॉडी को, या तो बेसिकली इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बॉडी में लिम्फोसाइट में ये वाला जीन डाल दीजिए। जीन को डालना है तो आप किसी वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और इस वेक्टर का नाम है रेट्रोवायरस। पर रेट्रोवायरस कभी भी डीएनए को ट्रांसफर नहीं करता। रेट्रोवायरस आरएनए लेके आता है, रेट्रोवायरस के अंदर ही प्रॉपर्टी के आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। तो डीएनए बन गया। अब इस लिम्फोसाइट के पास एडीए का डीएनए है, इन लिम्फोसाइट्स को पेशेंट की बॉडी में लगा दीजिए, उसको डीएनए मिल जाएगा। ये इमॉर्टल नहीं है, ये मरेंगे नहीं, बॉडी में खत्म होने लगेंगी तो वापस से चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसका असर्शन ये कहता है कि मस्ट बी इंसर्टेड इन द लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में।
एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट कर दीजिए। सेल्स आर द एम्ब्रियोनिक। अच्छा, ये कब करेंगे आप? जब आप जन्म हो गया बच्चे का। पर अगर ये फंक्शनल cDNA आपने एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही डाल दिया है तो अब ये अब देखो ध्यान से, अब ये इमॉर्टल हो गई हैं। अगर आप ये प्रोसीजर कहाँ पे कर लेंगे? आप ये कर लेंगे बोन मैरो में, आप ये कर लेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब ये इमॉर्टल हो गई हैं और आपका ट्रीटमेंट जिंदगी भर, आपको दोबारा कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो पर अगर ये आप जन्म के बाद कर रहे हैं तो अब इस बार बार आपको लिम्फोसाइट्स चढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज आर मॉर्टल। नो, सेल्स आर द एम्ब्रियोनिक स्टेज आर इमॉर्टल एंड डिफरेंशिएटेड एंड इजी टू मैनिपुलेट, और आसानी से इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो असर्शन इज राइट, रीजन इज फॉल्स। यही प्रोसीजर अगर आप बाद में करेंगे तो लिम्फोसाइट बार बार चढ़ाना पड़ेगा। यही प्रोसीजर आप बोन मैरो में ये सारे कहानी कर लेंगे, लिम्फोसाइट बोन मैरो के चेंज कर देंगे, बोन मैरो में ये वाला डीएनए डाल दिया, बोन मैरो में लिम्फोसाइट होते हैं उनके में अगर ये डीएनए डाल दिया, तब आप इसे क्योंकि बोन मैरो इमॉर्टल होता है, वो कभी नहीं मरता, और इससे आप मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते जो चाहे। बोन मैरो में जो बन गया वो बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है एज का पिरामिड, जिसमें ये बताया जा रहा है 2011 की सेंसस है ये। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, लाल वाली फीमेल है और नीला वाला मेल है। ठीक है, ओके। फीमेल पॉपुलेशन ऑन द राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड, राइट। ठीक है, तो राइट हैंड साइड, सो क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोला बोला बोला, एक सेकेंड। मेल ऑन द लेफ्ट साइड, सो ये हो गए आपके मेल, अच्छे से लिखती हूँ, तो ये हो गए बेटा जी आपके क्या, मेल, और ये हो गए आपके फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, मेल है, और यहाँ पे आपका फीमेल है, चलो मान गए। फिर उसके बाद फीमेल पॉपुलेशन ऑन द राइट हैंड साइड, न्यू बॉर्न टूवर्ड्स द बेस, न्यू बॉर्न कहाँ है, टूवर्ड्स द बेस है। ठीक है, एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज एट द एज ग्रुप, वी मूव बेस टू द टॉप, और इंक्रीज होते जा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, विद द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन एट द टॉप, जहाँ ओल्डेस्ट पॉपुलेशन जो होती है वो टॉप होती है। इस पिरामिड से आप क्या समझते हैं, ध्यान समझना। आप लोग जब ये एज पिरामिड पढ़ेंगे तो आपको 3 एजेस दिखाई देंगी। ये है प्री रिप्रोडक्टिव एज, ये है रिप्रोडक्टिव एज एंड है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। किसी भी एज पिरामिड में प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें आपके न्यू बॉर्न्स आते हैं, ये कम होना चाहिए। ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज ये भी कम होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा पिरामिड है, ये बढ़िया पिरामिड है, कोई समस्या नहीं। बीच वाला ब्रॉड होगा, नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला छोटा। ठीक है, बस इतना याद रखना, ये स्टेबल पिरामिड होता है। ठीक, ये स्टेबल पिरामिड है। असर्शन, इट इज अ स्टेबल पॉपुलेशन। जी हाँ, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर ऑलमोस्ट इक्वल इन द नंबर, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इज रिलेटिवली फीवर। इसका मतलब समझो कि ये देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पर असर्शन ये बोल रहा है, क्या असर्शन सही है? यहाँ पर अगर आप ये पूरा देखो तो ऑलमोस्ट आपको इक्वली, थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखाई दे रहा होगा। आपने देखा कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों सेम ही है, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम हो गए। तो ऐसे ही तो पिरामिड ऐसे ही तो बनता है भाई, जितना पॉपुलेशन है नीचे वाला, जितने बच्चे पैदा हुए उतने बच्चे रिप्रोडक्टिव एज में घुस गए, बच्चे पैदा किए, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कम हो गए क्योंकि मर गए आधे। तो भाई आपका स्टेबल पॉपुलेशन है। पिरामिड शेप देखो ना यार, पिरामिड शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? ये देखो पिरामिड शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो ये बन रहा है पिरामिड शेप। तो जब आपका ऐसा पिरामिड शेप बने, मतलब ये एक स्टेबल पॉपुलेशन है कि भाई यहाँ पर ज्यादा थी, ऊपर जाते जाते कम हो गई। तो ये स्टेबल पॉपुलेशन है जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल नंबर के हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। बिल्कुल सही बात है। असर्शन इज राइट, रीजन इज द राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आओ, एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। ठीक है, फिगर जो दिखाई दे रहा है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का है और इसमें आपको लेवल ऑफ हार्मोन्स दिखाई दे रहे हैं। स्टडी फिगर में आपको आंसर करना है। देखो ध्यान से, नेम द ऑर्गन्स विच सिक्रीट द हार्मोन रिप्रेजेंटेड द पार्ट ए एंड द बी। ठीक है, नेम द ऑर्गन विच सिक्रीट द हार्मोन रिप्रेजेंटेड ए एंड बी। चलो भैया देखो ध्यान से, इन दोनों में आपको सबसे पहले ऑर्गन का नाम बताना है कि ए कौन सा ऑर्गन हार्मोन निकाल रहा है ये वाला, और बी कौन निकाल रहा है। तो एफएसएच और एलएच कौन निकालता है भाई? सीधी बात है, पिट्यूटरी। और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कौन निकालता है? ओवरी। तो पहला आंसर हो गया। स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ हार्मोन इन द पार्ट ऑफ बी ऑन द यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग द 6 to 15 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए बताइए, 6 to 15 डेज बेटा, 6 to 15 डेज मतलब यहाँ से
6 से 15 डेज में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो ईस्ट्रोजन क्या प्रोलिफरेट कर रहा है, ओवरी में ओव्यूल बढ़वा रहा है और ओवरी की दीवारों को बनवाता है। 6 से 15वें दिन में क्या होता है भैया, ओवरी मैन्युपुलेट बोल रही हूँ, प्रोलिफरेट करती है और ओवरी में जो फॉलिकल हैं वो बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 से 15 दिन में क्या होता है, यूट्रस प्रोलिफरेशन इज गोइंग ऑन एंड the ovules present, the oocyte present into the ovary get turned into the bigger in the size, bigger and bigger in the size. That is the change after into the 6th and 15th days. यहाँ पे देखो तो एंडोमेट्रियम एंड द ओवरी, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू द प्रोलिफरेशन। यही मैंने आपको बोला कि भाई आपकी जो यूट्रस है वो रीजनरेट होने लगेगी, तैयार होगी ताकि बच्चा पकड़ सके, और ओवरी में प्रोलिफरेशन चलता जा रहा है और आपके जो ओव्यूल है, ओव्यूल मतलब oocyte है, ये बड़े होते जा रहे हैं, इनके चारों तरफ जो सेल्स हैं वो बढ़ती जा रही, बड़ा होता जा रहा है, जितना बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा ईस्ट्रोजन निकलता जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ओके। तो यहाँ पे आपको समझना है कि पहले जो आपके 6 से देखो, पहला 5 दिन ब्लीडिंग का, 6 से 15 दिन प्रोलिफरेशन तैयारी का, फिर उसके बाद जो आपका बेसिकली हमें मानते हैं 6 से 14 दिन, 14th डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन, फिर उसके बाद 14th डे के बाद क्या होता है भाई, 14th डे के बाद आपका शुरू हो जाता है सिक्रीटरी फेज, जिसमें यूट्रस जो होती है वो म्यूकस सिक्रीट करने लगती है, क्योंकि जो ऊपर से ओवा आ रहा मे बी वो फर्टिलाइज्ड हो, मे बी वो अनफर्टिलाइज हो। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो भाई यूट्रस की वॉल भी ब्लीडिंग से बाहर हो जाती है और वो अनफर्टिलाइज ओवा भी। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, पी प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट, पी प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉट्स। ठीक है, चलिए, एक पी प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉट्स क्रॉस्ड विद अनदर पी प्लांट हैविंग कंस्ट्रक्टेड येलो पॉट्स। ओ हो। चलो भैया, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक डोमिनेंट, इनका अलग ही चल रहा है भैया कहानी, आ जाओ। तो इनकी होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर द इन्फ्लेटेड ग्रीन प्लांट क्रॉस्ड विद अनदर प्री प्लांट, तो भैया ये क्रॉस हो रहा है FF-GG का स्मॉल f GG से, तो आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना है। चलो भैया डाइहाइब्रिड क्रॉस बना लें, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस आपके लिए बना के लाई हूँ। चलो ड्राई क्रॉस को एनालाइज कर लेते हैं। तो यही मैंने आपको बताया था, कैपिटल F कैपिटल G स्मॉल f g। ठीक है, जब आप गैमीट्स बनाएंगे तो एक F इसका ले लीजिए, एक G इसका ले लीजिए, एक F इसका ले लीजिए, एक G इसका ले लीजिए, तो कैपिटल F कैपिटल G स्मॉल f g गैमेट्स बन गए। उसके बाद FF वाले जीन को एक साइड ला लो, तो आपका F1 जनरेशन में क्या बनेगा, ये F1 जनरेशन में ऑल इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉट्स, यही पूछ रहा है, बिल्कुल सही, यही पूछ रहा है, ऑल इन्फ्लेटेड ग्रीन प्लांट्स बनेंगे। और जीनोटाइप कैसे बनेगा, कैपिटल F कैपिटल G स्मॉल g, ये आगे बना हुआ है इसका, और हमसे आंसर यही पूछ रहा है। ठीक है, चलो, ड्यूरिंग अ फील्ड ट्रिप वन ऑफ योर फ्रेंड इन द ग्रुप सडनली बिकेम अनवेल एंड स्टार्टेड स्नीजिंग। फील्ड ट्रिप गए, जंगल गए, वहां पे अचानक से छींक आने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है बताओ। आपकी बॉडी में भाई साहब ऐसा है कि एलर्जी हो रही है। एलर्जी में आपकी एक सेल बाहर आती है जिसका नाम होता है मास्ट सेल। मास्ट सेल एक प्रोडक्ट निकालती है जिसका नाम है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जिसकी वजह से आपका जो आपकी ब्लड वेसल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, आपका रेडनेस होने लगती है, खुजली होने लगती है, छींक आने लगती है, एंड दिस इज कॉल्ड एलर्जी। ठीक है, Name and explain the term associated allergy. What would be the doctor recommended for relief? Antihistaminic drugs. सीधी बात है, antihistaminic drug. Allergy. It is the exaggerated response of the immune system. Certain antigens present in the environment. This is called as allergy. यही था. When the allergen, any dust particle, anything came from the environment and goes into your body, if it irritates your respiratory system, the mast cell get activated and the mast cell releases some chemical called as histamine and serotonin. The histamine and the serotonin compress the blood vessel so that the blood pressure get increases and many of the symptoms get arises during this response like sneezing, wheezing, vomiting, sometime आंखों में जलन, आंसू, ये सारी चीजें। ठीक है, डॉक्टर आपको देगा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, स्टेरॉइड्स एंड एड्रेनलिन, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो ज्यादा ही एक्टिव हो रहा है, ज्यादा ही केमिकल निकाल रहा है, वो ना निकाले। आगे बढ़ते, CTTAAG। ठीक है, ये किसका है भाई, GAATTC, ये इको R1 नाम का, ध्यान से सुनो, ये है इको R1 नाम का एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है, व्हाट सच सीक्वेंस कॉल्ड एज। अब देखो, इसको मैं ऐसा लिखती हूँ GAATTC, एक्चुअली ये होता है, फिर यहां से लिखो GAATTC। अब बेटा ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, दोनों सेम होता है। सच सीक्वेंस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या सिग्निफिकेंस है इसका बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, हाँ ओके।
ठीक है, तो इसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नेम द एंजाइम। अब क्योंकि हम इस पैलिंड्रोमिक को सीक्वेंस को काटने के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं एक एंजाइम, और बेटा जी इस एंजाइम का नाम होता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इस एंजाइम का नाम क्या है बच्चों? इस एंजाइम का नाम है बच्चों एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इस एंजाइम का नाम क्या है? व्हाट द हेल इज दैट? इस एंजाइम का नाम होता है बच्चों एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ओके। क्या सिग्निफिकेंस है बायोटेक्नोलॉजी में? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम ये होता है कि ये डीएनए को अवे फ्रॉम द सेंटर काटता है, दोनों साइड से काटता है, जिससे एक फ्री स्टिकी एंड्स जनरेट होते हैं, और इन फ्री स्टिकी एंड्स के जनरेट होने से रिकॉम्बिनेशन आसान हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है इतनी बात? डन। तो इसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या यूज है? इन एंजाइम्स का क्या यूज होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा कभी भी डीएनए को सेंटर से नहीं काटते, अवे फ्रॉम द सेंटर काटते हैं, और इससे जो एंड्स जनरेट हो जाते हैं, फ्री होते हैं वो स्टिकी एंड्स, और वो रेडी होते हैं किसी दूसरे डीएनए के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ये देखो यही चीज लिखा है, इट फॉर्म द स्टिकी एंड्स फॉर द रिकॉम्बिनेशन to form the recombination with other DNA. ठीक है, to facilitate the ligation of vector and the foreign DNA. इस sticky end से आप जोड़ सकते हैं अपना डीएनए या किसी दूसरे वेक्टर का डीएनए। वेक्टर का डीएनए मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड, उसी को वेक्टर का डीएनए। ठीक है, आ जाओ। ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो आपको इमेज दी गई है, ये पिरामिड है बायोमास का। ठीक है, बायोमास इन एन इकोसिस्टम, ईच बार रिप्रेजेंट द स्टैंडिंग क्रॉप अवेलेबल इन द ट्रॉफिक लेवल। With the help of the example, explain the condition where this kind of pyramid possible in the nature. ऐसा वाला पिरामिड देखो, ये inverted पिरामिड है बच्चों, दिस इज द इन्वर्टेड पिरामिड। अब आपको बताना है कि नेचर में ऐसा पिरामिड कहाँ होता है। विल द पिरामिड एनर्जी बी ऑल्सो सेम फॉर द शेप? क्या एनर्जी का पिरामिड भी ऐसा ही होता है? और जो आप लिख रहे हैं उसका रिस्पॉन्स दीजिए। तो ऐसा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, आपको एक्वाटिक पिरामिड दिखता है, मतलब पॉन्ड का पिरामिड ऐसा ही होता है। और पॉन्ड में सबसे ज्यादा जो, ध्यान से सुनो, सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये होता है पॉन्ड का इकोसिस्टम, लार्ज फिशेस, वेट के हिसाब से इनका होता है। ठीक है, पॉन्ड में टर्शरी कंज्यूमर लार्ज फिशेस का वेट सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल फिशेस का वेट उससे कम, प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टन का उससे कम, और प्राइमरी प्रोड्यूसर का उससे कम। और इसको ऐसे भी, ये समझ में आया आपको बात? क्या समझा आपने? तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है, पॉन्ड का इकोसिस्टम, ये उल्टा बनता है अकॉर्डिंग टू द वेट। वेट लार्ज का सबसे ज्यादा है और प्लैंक्टॉन्स का सबसे कम है। उसके बाद जो एनर्जी का होता है, ध्यान सुनो, वो हमेशा अपराइट बनता है, ये उल्टा नहीं बनता, ये याद रखना है आपको। ठीक है, एनर्जी जिसके पास सबसे ज्यादा होती है उसको सबसे बड़े लेवल पे रखेंगे, जिसके पास सबसे कम पहुंचती है उसको सबसे ऊपर रखेंगे। तो ये किसके आधार पे कर रहे हैं? ये बायोमास के आधार पे कर रहे हैं। ये वाला पिरामिड किसके आधार पे बन रहा है? बायोमास के आधार पे। ये पिरामिड किसके आधार पे बन रहा है बच्चों? एनर्जी के आधार पे। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आर सीन इन द एक्वेटिक कंडीशन लाइक स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन सपोर्ट्स अ लार्ज वेयर स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ ट्री। ठीक है, नो, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जिसके पास सबसे अधिक एनर्जी है भैया, जो सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस करके सबसे ज्यादा एनर्जी बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाई आपका एनर्जी पिरामिड। ठीक है, अब देखो, एक्सप्लेन स्क्रोटम क्या है। ठीक है, स्क्रोटम क्या है? देखो, स्क्रोटम क्या होता है, ध्यान से समझना। स्क्रोटम इज द पैकेट। स्क्रोटम क्या है? पैकेट, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? टेस्टिस। वाई द स्क्रोटम इज फाउंड इनटू द ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन द टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतने में स्पर्म नहीं बन पाएगा, तो 1 से 2 डिग्री कम चाहिए, जिसकी वजह से टेस्टिस को हम स्क्रोटल सैक में ला लेते हैं। लेडिक सेल क्या होती है? लेडिक सेल टेस्टिस के सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर स्पर्म बनता है, उसके चारों तरफ कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम लेडिक सेल कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन निकलवाती हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सी है? मेल एसेसरी ग्लैंड है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल सेमाइनल फ्लूइड निकालती है, और सेमाइनल फ्लूइड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन और ट्रेवलिंग के लिए एक मीडियम देते हैं। ठीक है, और सीमेन और स्पर्म को हम एक साथ कहते, सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म को हम एक साथ सीमेन कहते हैं। तो ये हो गया स्क्रोटम का डिटेल। ठीक है बच्चों, और ये हो गया लेडिक सेल का डिटेल, और ये हो गया मेल एसेसरी उसका मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, जो कि चेस्टनट शेप की होती है, और उसके बाद एक जो है काउपर ग्लैंड भी होती है, जो मेल पेनिस में होती है, ताकि ल्यूब्रिकेशन के लिए एक मीडियम मिल सके। तो ये डिटेल लिखी है, आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ये मैं पूरा आपको दे दूंगी।
State the agents which helps in the pollinating in the following plants. Explain the adaptation in these plant to ensure pollination. Corn. कॉर्न में ये आपको बाल दिखते हैं, ये क्या है इसका, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है और फीमेल अटकती रहती है कि कोई तो पोलन ग्रेन दे दो, तो ये अडेप्टेशन है, इनका अडेप्टेशन है भैया। तो कॉर्न में क्या पाया जाता है, न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। जो टैसल आपको दिखाई देते हैं कॉर्न कॉब में, वो इनका फीमेल है और वो लटकता रहता है ताकि उड़ते उड़ते तो कोई मुझे दे दे, ठीक है। उसके बाद वाटर हाइसेंथ और वेलिसिनेरिया में आपको क्या चेंज दिखता है, दिस इज वाटर हाइसेंथ एंड दिस इज वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया में क्या दिखाई देता है, देखो जो मेल फ्लावर होता है वो ज्यादा ही ऊपर चला जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, वेलिसिनेरिया पढ़ते हैं पहले। वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ में क्या होता है, जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होता है वो पानी के ऊपर आ जाते हैं ताकि विंड से और वाटर से कोई भी जो मेरा वाला स्पर्म है, जो मेरा वाला पोलन ग्रेन है, वो मेरे पास आ जाए और मुझे पॉलिनेट कर दे। वेलिसिनेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर के बाहर चला जाता है, बिल्कुल एकदम सरफेस पे आ जाता है, और जो मेल फ्लावर होता है वो अपने पोलन ग्रेन को पानी में रिलीज कर देता है। पानी से तैरते हुए मेल पोलन ग्रेन जाते हैं और वेलिसिनेरिया के फ्लावर को फर्टिलाइज कर देते हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस होते हैं ताकि ये इंश्योर हो सके कि भाई फर्टिलाइजेशन हुआ है। Identify the polarity of X to X in the diagram below and mention how many more amino acids are expected to add this polypeptide chain. Mention the codon and anticodon for the alanine. Why are the some untranslated sequence of the bases seen in the mRNA coding for the polypeptide? Where the exactly are they present onto the mRNA? चलिए शुरू करते हैं। X to X एंड क्या है बच्चों, देखो ये X, देखो क्या पूछ रहा है, ये X to X डैश, ये X to X डैश मतलब 5 डैश to 3 डैश, क्लियर है। अब देखो ये पूछ रहा है कि ठीक है, हाउ मेनी मोर अमाइनो एसिड आर एक्सपेक्टेड टू एडेड दिस पॉलीपेप्टाइड। क्या इस पॉलीपेप्टाइड में कोई और अमाइनो एसिड ऐड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं ऐड हो सकता है, क्योंकि टर्मिनेशन कोडॉन बीच में आके जुड़ गया है। जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन जुड़ता है कुछ भी ऐड और नहीं हो सकता। मेंशन द कोडॉन और एंटी कोडॉन फॉर द एलानिन। एलानिन के लिए कोडॉन और एंटी कोडॉन क्या होते हैं, देखिए एलानिन के लिए GCA और एंटी कोडॉन उल्टा कर दीजिए आपका CGU, ठीक है, ए के साथ यू बनता है, RNA बनाना है इसलिए, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों, व्हाई आर द सम अनट्रांसलेटेड सीक्वेंस ऑफ द बेसिस सीन इन द mRNA कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, where exactly are they present on mRNA? क्यों अनट्रांसलेटेड सीक्वेंस mRNA में प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, क्या आफ्टर ट्रांसलेशन ये प्रेजेंट है? ध्यान से सुनते हैं। द अनट्रांसलेटेड रीजन आर रिक्वायर्ड एंड एफिशिएंटली ट्रांसलेशन प्रोसेस, दे आर प्रेजेंट बिफोर इनिशिएशन कोडॉन एंड आफ्टर द स्टॉप टर्मिनेशन कोडॉन। तो ये जो होते हैं जो आपके ट्रांसलेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। 5 डैश टू 3 डैश एंड आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो 5 डैश के पहले होगा और 3 डैश के बाद होगा, पर आफ्टर द ट्रांसलेशन जब आपका प्रोटीन बन जाता है तो ये नहीं होते, ठीक है, ये जरूरी होते, ठीक है। हाउ इज द हार्डी-वीनबर्ग एक्सप्रेशन इज डिराइव्ड, ठीक है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू n। लिस्ट एनी 2 फैक्टर जो इस हार्डी-वीनबर्ग सीक्वेंस को अलग मतलब चेंज कर सकता है। देखो किसी भी स्टेबल पॉपुलेशन के लिए हार्डी-वीनबर्ग का जो इक्वेशन होना चाहिए वो यही होता है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये सीक्वेंस होना चाहिए। सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, ठीक है, ओके, कहाँ गया, ओके। 2 alleles A and small a in a population frequencies of देखो हम कुछ भी करें हमको एलिलिक फ्रीक्वेंसी ए के अंदर एक ही ए ही चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। देखो अब ए हमको ये समझना है कि भाई साहब ये पी क्या होता है ना। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल होमोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है, ओके, इस पी स्क्वायर, ठीक है। ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए एलील विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी कुड अपीयर ऑन द बोथ क्रोमोसोम of a diploid individual and simplicity product of probabilities is p square. Similarly, the frequency of small a is the q square and अच्छा तो ये बताना चाह रहा है कि p square क्या है, ये आपके पॉपुलेशन में पाए जाने वाली ये जिसमें मेल और फीमेल दोनों से बच्चे के पास कौन सा जीन आता है, कैपिटल ए। q स्क्वायर क्या है, मेल और फीमेल दोनों के पास रेसेसिव जीन आता है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के से बच्चे में कौन सा जीन आ रहा है बच्चों जी, रेसेसिव जीन आ रहा है, स्मॉल ए। और 2pq क्या आ गया, 2pq क्या हो गया बताओ, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो वेयर p स्क्वायर रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप, यही हुआ ना होमोजाइग, कैपिटल ए क्या होता है होमोजाइगस डोमिनेंट। 2pq क्या रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, एंड q स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस रेसेसिव।
तो किसी भी पॉपुलेशन में यही तीन होना होंगे, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, या तो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, या तो हेटेरोजाइगस होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो इनकी हमेशा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फैक्टर दैट अफेक्ट द हार्डी-वेइनबर्ग, कोई अब A1 जो रेशियो है बिगड़ सकता है, कोई बाहर से जीन आ जाए, अचानक से कोई चेंज आ जाए, कोई अचानक से डीएनए में बदलाव हो जाए, म्यूटेशन, या कोई नया कॉम्बिनेशन बन जाए, या नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, सारे मर जाए, एक आधी बचे, ठीक है। तो मेनली सारी स्टेबल पॉपुलेशन का हार्डी-वेइनबर्ग इक्वेशन जो होता है वो एक के अंदर आता है, ठीक है। आप जब ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कब आता है, तो आना एक ही चाहिए, ठीक है, क्लियर। आइए, highlight the structural importance of an antibody molecule with a diagram. Name the 4 types of antibody which give a humoral immune response, mentioning the function of 2 of them जो आपने पढ़ी है। एक एंटीबॉडी का डायग्राम कैसा हो सकता है बच्चों, ऐसा। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से देखो है। तो आओ देखते हैं इसका एंटीबॉडी का डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, और एक बार जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो एंटीबॉडी का शेप कैसा दिख रहा है बच्चों, वाई शेप का। वाई शेप में ये वाला जो साइट होता है इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट किस चीज के लिए होता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उससे आपको बचाना है, भाई बॉडी बचाएगी तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करने लगती है, प्रोटीन, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, एंड दिस ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का जो शेप होता है वो वाई शेप होता है, एंड दे हैविंग 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंड द एंटीजन बाइंड विद द एंटीबॉडीज एंड इट विल न्यूट्रलाइज बाय देम, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि एंटीबॉडी का एक डायग्राम बनाना है। एंटीबॉडी का डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता ही आता है। तो आपको ये समझना है कि एंटीबॉडी के डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दिखेंगी बच्चों। इसे हम कहते हैं एक्चुअली 2 हैवी और 2 लाइट दिखेंगी। 2 हैवी में आपको दिखाई दे रही एक लाइट ये, दूसरी लाइट ये, और एक हैवी ये और दूसरी हैवी ये। तो इसका फॉर्मूला होता है H2L2, ठीक है। 2 हैवी और 2 लाइट चेन की बनी हुई वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं एंटीबॉडीज। देखो ये सब आपको लिखना है कि जो आपके वो होते हैं, जो आपकी चेन्स होती हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से लगी हुई होती हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज 5 होती हैं, पर आपको 4 बतानी है, IgA, IgM, IgE, IgG। IgA जो होता है ये होता है जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनके मदर के मिल्क से बच्चे को IgA दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। और IgE जो होती है इट एक्ट एज एन एलर्जन, जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो आपके IgE निकलती है जो कि मास्ट सेल से बाइंड होती है और इन्फेक्शन को पकड़कर उसे न्यूट्रलाइज करती है। Explain the life cycle of the plasmodium starting from its entry in the body of the female anaphyst till the completion of life cycle in the humans. Explain the causes of periodic reoccurrence of chill and high fever during the malarial attack. अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको लाइफ साइकिल विच आई हैव टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, सो यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स एंड इजिली सी इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे स्टेप नंबर 1 कि जब भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आपको काटती है तो वो स्पोरोजोइट जो होता है वो आपके ब्लड में छोड़ देती है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरिया to the human, so sporozoite is the infective stage of the malaria to human. अब ये स्पोरोजोइट अपने आप ब्लड में ट्रैवल करते हुए अपने आप को छुपाते हुए लीवर में पहुंच जाते हैं और लीवर में जाकर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू करते हैं जिसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। उसके बाद आपकी लीवर की सेल फट जाती हैं और लीवर की सेल जो होती हैं वो इन्फेक्शन को बाहर छोड़ देती हैं। अब इस इन्फेक्शन को हम बच्चों कहते हैं मीरोजोइट। क्या कहते हैं बच्चों? मीरोजोइट, पर आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। अब ये मीरोजोइट ब्लड सेल में घुस जाते हैं, फिर ब्लड सेल में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फिर ब्लड सेल फट जाती है। इसी समय पर आपकी जो ब्लड सेल जिसके अंदर पैथोजन घुसा हुआ है ये 2 रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गैमीट। अब मेल एंड फीमेल दोनों गैमेटोसाइट जो है आपके ब्लड में घूम रहा है। दीज आर द टाइप ऑफ पैथोजन विच इज हैवी विच इज प्रेजेंट इनटू द आरबीसी। आरबीसी का थोड़ा रूप चेंज कर लेती, इसके अंदर पैथोजन घुसा हुआ है। ब्लड सक करते हैं तो ये वाली आरबीसी भी पहुंच जाती है जिसके अंदर गैमेटोसाइट है। अब गैमेटोसाइट कन्वर्ट होंगे गैमीट में और उन दोनों गैमीट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा इन द इंटेस्टाइन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये फिर से जो आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है ये स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होगा और पूरा इंटेस्टाइन से सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगा। फिर मच्छर आपको कट करेगा और स्पोरोजोइट वापस आपके शरीर में आ जाएगा। क्लियर है? अब बार बार आपको बुखार क्यों
क्यों आता है? क्योंकि जब आरबीसी फटती है तो यहाँ से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। ये एक टॉक्सिक मटेरियल है जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका लाइफ साइकिल, और यहाँ पर पूरा देखो हीमोजोइन निकलता है जो कि चिल एंड हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Carefully observe the given picture. A mixture of DNA with the fragment ranging from 200 base pair to the 2500 base pairs was electrophoresed on the agarose gel with the following arrangement. What is the result will obtained on the staining with the ethidium bromide? Explain the reason. And above setup was modified and a band with 250 base pairs was obtained at X. ठीक है, ठीक है. What changes were made to previous design obtained a band X and why did the band appear at this position? ध्यान से समझिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। आप इलेक्ट्रोफोरेसिस जब भी आप करते हैं तो जिस भी डीएनए का साइज ज्यादा होगा वो हमेशा ऊपर की ओर होगा, और जिस भी डीएनए का साइज कम होगा वो हमेशा आगे की ओर होगा। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आंसर देखिए क्या दिया है इसका, नो बैंड्स विल बी अपेयर एज ऑल डीएनए विल बी सीन वेल ओनली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्स पे क्या बोल रहा है इसमें, सबसे पहले व्हाट विल द रिजल्ट विल ऑब्टेन ऑन द स्टेनिंग विद एथिडियम ब्रोमाइड, एक्सप्लेन द रीजन। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, अ मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रॉम फ्रैगमेंट रेंजिंग फ्रॉम 200 बेस पेयर टू द 2500 बेस पेयर was electrophoresed on the agarose gel with the following arrangement. What will be the result obtained on the staining with ethidium bromide? Explain the reason. And the above setup was modified and a band with 250 base pairs was obtained at X. What the change were made to previous design to obtain the band at X and why did the band appears at the X position? चलो ध्यान सकते हैं, no bands will be obtained as well as DNA will be seen in the well only. DNA fragment will be negatively charged, will not move towards the negative end cathode. DNA being negative charge will remain. देखो आपको ये समझना है कि कोई भी बैंड आपको नहीं दिखाई देगा। डीएनए में चार्ज होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर जो आप कैथोड लगाते हैं ना, यहाँ पर ध्यान सुनो, यहाँ पर कैथोड नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, आपको लगाना पड़ेगा एनोड, और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर भागता है ना, आपने इलेक्ट्रोड ही गलत लगा रखे हैं तो आपको कोई बैंड दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलो पोजीशन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ये सब हो चुका है, मैंने आपको पहले बता दिया। और जो याद रखना, द फ्रैगमेंट विद लीस्ट बेस पेयर ये जल्दी और आगे की ओर भागेगा एनोड की ओर। ठीक है, there was loss of biodiversity in an ecosystem due to a new construction project at that area. ठीक है, आपने जंगल कुछ बनाने के लिए जंगल काटना शुरू कर दिया, अब क्या हुआ, what would be its impact in the ecosystem? State the three, list any three major causes of the loss of biodiversity। तो भर भर के लिख सकते हैं। इम्पैक्ट सुनिए क्या होगा भाई, आप जंगलों को काटेंगे तो प्लांट प्रोडक्शन घटेगा। भाई एनवायरनमेंट में क्या होगा बताओ, भाई एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे, सूखा आ जाएगा। फिर क्या होगा बताओ, ऑर्गेनिज्म में जो है प्रोडक्टिविटी, बीमारियां सब कुछ ज्यादा बढ़ने लगेंगी, ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हो जाएंगे, इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी के कारण क्या क्या होते हैं भैया, वहां से लोग मरने लगे, जमीन को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जंगलों का ओवर यूज करना शुरू कर दिए। कोई अचानक से कोई आपने एलियन स्पीशीज ले आए जिससे वहां की सारी नेटिव स्पीशीज मर गई, और को एक्सटेंशन का मतलब यह है कि जब दो स्पीशीज साथ में एक्सटेंट हो गई, ये सब कारण होते हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। स्टडी करिए पेडिग्री एनालिसिस की और आंसर दीजिए फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस पैटर्न एग्जिबिटेड इन द पेडिग्री चार्ट व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले देखते हैं। ओके बच्चों, अब रेसेसिव पेरेंट देखो, अगर डार्क नहीं है तो रेसेसिव पेरेंट है, डोमिनेंट बच्चा है, मतलब ये रेसेसिव पेडिग्री है। पहली बात, इफ द फीमेल होमोजाइगस इज अफेक्टेड, ओके, if the female homozygous for the affected trait in this pedigree chart, what the percentage of her son will be affected? Give the genotype of offspring 1, 2, 3 and 4 in this generation. चलो भैया आंसर देखते हैं। तो ये हम समझ गए एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड क्यों है बच्चों? एक्स लिंक्ड क्यों है बच्चों? एक्स लिंक्ड इसलिए है क्योंकि हर बार लड़के को बीमारी हो रही है, हर जनरेशन में लड़का बीमार है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। ठीक है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब ये लड़का बीमार हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है रेसेसिव क्यों, क्योंकि जनरेशन स्किप हो रही है। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, क्या प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट को, इफ द फीमेल इज होमोजाइगस फॉर द अफेक्टेड ट्रेट इन दिस पेडिग्री चार्ट व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ हर सन विल बी अफेक्टेड? 100%। 100% होगा, इसका सन देख लो, नेक्स्ट जनरेशन में 100% सन अफेक्टेड भी है, होमोजाइगस होगा इसलिए। ठीक है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, चलो देख लेते हैं। अगर मान लो कोई बीमारी है, भूषण ऐसे चलाना, मान लो कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। ठीक है,
और हमने बोला कि ये होमोजाइगस, मतलब फीमेल के दोनों, फीमेल इज होमोजाइगस फॉर द अफेक्टेड ट्रेट, ठीक है। अफेक्टेड ट्रेट के लिए फीमेल होमोजाइगस है, तो भैया मेल के साथ आप यूज करेंगे तो मेल बीमारी होगा, सीधी बात है, ठीक है। अगर फीमेल बीमार है तो डेफिनेटली मेल बीमार होगा, एक्स लिंक्ड है तो याद ही रखना है, ठीक है। गिव द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग 1 2 3 एंड 4, थर्ड जनरेशन के लिए फिनोटाइप बताना है कि थर्ड जनरेशन में क्या फिनोटाइप है इसका, बताइए जरा सा क्या फिनोटाइप है। इसको मैं एक बार और आपको अच्छे से सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। देखो एक्स वाई और एक्स वाई, ठीक है। सेकेंड इज एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स। देखो तो यहाँ पर सारे नॉर्मल हैं, देखो 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 देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये पेडिग्री एग्जैक्टली समझाना क्या जा रहा है। कैरियर मेल की शादी कैरियर फीमेल से हुई, कैरियर मेल की शादी, ठीक है, कैरियर फीमेल से हुई, ठीक है, ओके। जिसकी वजह से हमें एक लड़का बीमार मिला, ठीक है, चलो मान लेते हैं एक लड़का बीमार मिला, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल एक लड़का बीमार मिल गया, ठीक है। और एक लड़की नॉर्मल मिली, ठीक है, एक लड़की नॉर्मल मिल गई, ठीक। तो इसमें आपको लास्ट वाले का फिनोटाइप बताना है, ठीक है, लास्ट वाले का फिनोटाइप बताना, 1 2 3 एंड 4 इन द थर्ड जनरेशन। वन कहाँ है, 1 2 3 एंड 4, इसकी जनरेशन बताना है कि क्या होगा इसका रीजन। चलो देखते हैं, समझते हैं क्या है इसका। तो देखो 1 का होगा एक्स वाई, ठीक है, 2 का होगा एक्स एक्स, और 3 का होगा, कहाँ गया यार, 3 का होगा एक्स वाई, और 4 का होगा एक्स एक्स। तो ये होगा पॉसिबल फिनोटाइप जो आपको मिलकर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, डेटा शोज द कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन स्मोक्ड बाय द स्मोकर टेकिंग 10 puffs per minute. With reference to above graph, explain the concentration of nicotine in the blood at 10 minutes. What will be this affect the concentration of carbon monoxide and heme-bound oxygen at 10 minutes? What does cigarette smoking result in the high blood pressure and increase the heart rate? चलो एक डेटा दे रहा है, with reference to the above graph, explain the concentration of nicotine in the blood at 10 minutes. 10 मिनट में आपको निकोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बताना है, क्या है भाई बताओ। 10 पे निकोटीन का कॉन्सेंट्रेशन 40 के आसपास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यही होगा आंसर, ठीक है। ये देखो 40 40 से 45 ये दिख रहा है। How will affect the concentration of carbon monoxide and heme bound at the heme क्या बोल रहा है, how will the effect of concentration carbon monoxide and heme bound oxygen at 10 minute, क्या इफेक्ट हो रहा है 10 मिनट्स के बाद, बताओ भैया। 10 मिनट्स के बाद जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की घट जाएगी। निकोटीन से लेने से क्या होता है, निकोटीन आपकी बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड पे जाता है, 2 हार्मोन्स निकलवाता है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जिससे आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि ट्रेस द इवेंट फ्रॉम कॉपुलेशन टू द जाइगोट फॉर्मेशन। ये पूरे इवेंट हैं जो ह्यूमन फीमेल में आपको बताने हैं। कॉपुलेशन जिसको कॉइटस कहते हैं, इसमें सीमेन फीमेल वजाइना में रिलीज किया जाता है, इसे इंसेमिनेशन कहते हैं। सीमेन जो है, स्पर्म जो होते हैं वो यूट्रस में जल्दी जल्दी मोटाइल होते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं और फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्पुलरी रीजन में पहुंच कैसे होंगे भाई, पहले आएगा वेजाइना, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, देन एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फिर उसके बाद यहाँ पर एम्पुलरी रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द प्रेगनेंसी। फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आता है ओवा की जेनोप्लासिडा लेयर पे, और ये मेम्ब्रेन पे क्या करने लगता है, चेंज करने लगता है, और चेंज करने के बाद एक स्पर्म जेनोप्लासिडा को तोड़कर अंदर चला जाता है, पर एक के बाद दूसरा स्पर्म नहीं एंटर ले सकता क्योंकि जेनोप्लासिडा फ्रीज हो जाती है। जेनोप्लासिडा कभी भी 2 स्पर्म को एंट्री नहीं देती, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही स्पर्म एंट्री होती है वैसे ही सेकंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है और आपको एक मैच्योर ओवम मिलता है, और इससे स्पर्म का जो आपका, जिसे हम कहते हैं ऊटिड, और ये हैप्लॉइड होता है, और यहाँ से आपका स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है ओवा से और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक इन द फ्लावरिंग प्लांट। देखो ध्यान से सुनना, मेगास्पोर मदर सेल, ध्यान से सुनते जाओगे तो सब समझ में आएगा। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। मेगास्पोर मदर सेल, देखो ओव्यूल के अंदर सारे सेल डिप्लॉयड होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें एक चिल्लाने लगती है कि मुझे माँ बनना है, इसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल सारी डिप्लॉयड हैं, इसमें आप सबसे पहले ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से 4 हैप्लॉयड बनाना है तो कौन सा डिवीजन करोगे, मियोसिस। मियोसिस करने के बाद 3 तो भैया डीजेनरेट हो जाती, 1 बचती है और इसी को हम मेगास्पोर कहते हैं।
अब इस हेप्लॉइड मेगास्पोर में आप बार बार माइटोसिस करेंगे तो आपको एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस दिखाई देंगे, और इस एक सेल को अब हम सेल नहीं कहते, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक इज द गेमेटोफाइट ऑफ द फीमेल इन द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, बस ओके डन, बस वही चीज जो मैंने बोला वही मैंने आपको लिखाया। तो आपके 8 सेल अरेंज कैसे होते हैं, 3 ऊपर जाके अरेंज हो जाते हैं जिनको एंटीपोडल कहते हैं, 3 जो होते हैं नीचे होते हैं जिसमें 2 ऐसे होते हैं बाल वाले होते हैं जो कि क्या नाम है पोलन ग्रेन को अपने साइड बुलाते हैं, और इसमें बीच में होता है एग जिसे फर्टिलाइजेशन होता है, और सेंटर पे 2 न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो आपको एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 सेल मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो इस तरीके से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। एक्सप्लेन एंड इलिस्ट्रेट द स्टेप इन्वॉल्व टू मेक फुली प्रोसेस HNRNA। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ये दिखाई दिया है कि कितने बार डिवीजन होता है, तो ये आपको पढ़ना है, ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड होता है माइटोटिकली टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियस, ठीक है, टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। फिर एक बार माइटोसिस के बाद, ठीक है, फिर दूसरा माइटोसिस होता है, ठीक है, सेकेंड माइटोसिस में 4 न्यूक्लियस, फिर थर्ड माइटोसिस में 8 न्यूक्लियस बनते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन जो होता है ये फ्री न्यूक्लियर होता है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब ये होता है कि सेल वॉल नहीं बनेगी, सिर्फ न्यूक्लियस बनता रहेगा। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का अरेंजमेंट हो जाता है एक ही सेल के, और इस सेल को अब हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक जो कि गेमेटोफाइट है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय द सेल वॉल, 8 में से 6 जो होते हैं सेल वॉल उनको घेर लेता है, और 2 सेंटर पर आकर जुड़ जाती है, और इस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो एक एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, HNRA हेट्रोजीनस RNA। ठीक है, अब आपको स्टेप इन्वॉल्व करना है कि एक हेट्रोजीनस RNA कैसे बनता है। RNA जब हम फुल्ली मैच्योर करते, ध्यान से सुनना, HNRNA मतलब जो आपका हेट्रोजीनस RNA है, HNRNA पूरा यूज नहीं करते बेटा, बहुत बड़ा RNA बनता है। पर ये जो RNA होता है ना, इसके बीच का ये सेगमेंट इंट्रॉन जो कि किसी काम का नहीं होता, इसे काटकर हम हटा देते हैं, जिसे हम RNA स्प्लाइसिंग कहते हैं। समझ में आई बात। और फिर इस तरीके से RNA बनाया जाता है। HNRNA देखो, हेट्रोजीनस RNA फुल्ली न्यूक्लियर RNA फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, बोथ कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एक्सॉन एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन। कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन है, नॉन कोडिंग इंट्रॉन। इंट्रॉन का कोई काम नहीं होता आरएनए में। HNRNA में फॉलोइंग प्रोसेस होते हैं ताकि वो फंक्शनल mRNA बन सके। देखो, HNRNA सबसे पहले स्प्लाइसिंग में जाता है, कटाई छटाई में। स्प्लाइसिंग के बाद इंट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं और दोनों एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड टू द 5' एंड ऑफ द HRNA, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपिंग। 5' एंड में AAA जोड़ दिया जाता है जिसे हम कैपिंग कहते हैं। एडेनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड एट द देखो इधर आओ, क्या क्या होता है यहाँ पे समझ में आएगा। देखो, तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया बच्चों, देखो 5' पे हम लोगों ने गुआनोसिल फॉस्फेट जोड़ा है GPPP, और थर्ड एंड पे हमने जोड़ा है 3A, और बीच में से इंट्रॉन को हटा दिया है, तो ये GPP और AAA और ये बीच का फंक्शनल दोनों एक्सॉन को जोड़ दिया। बस इतना ही तो करना है आपको। एक साइड गुआनोसिन एडेनाइल गुआनोसिन जोड़ दो, गुआनोसिन फॉस्फेट जोड़ दो, 3' एंड पे 3A जोड़ दो, A टेल जोड़ दो, एडेनाइलेट ग्रुप, और बीच में से इंट्रॉन को काट के हटा दो, दोनों एक्सॉन को जोड़ दो, बन गया आपका HNRNA। ठीक है। Gene encoding RNA polymerase 1 and 3 have been affected by the mutation in the cell. Explain its impact on the synthesis of polypeptide. ठीक है, अब म्यूटेशन से इफेक्ट हो गए हैं पॉलीमरेज, इसका बताओ, इसका आंसर मैं बताती हूँ। ठीक है, स्टडी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन। देखो पिपोजिया, ये लैक ओपेरॉन बनाया गया है। ठीक है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम परमिएज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियम हैज बीन ब्लॉक्ड बाय एन इनहिबिटर। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ लैक ओपेरॉन? परमिएज क्या करता है? पिपोजिया, ठीक है, परमिएज वाई बनाता है। परमिएज क्या कर देता है कि जैसे मान लो कि किसी सेल को ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज खत्म हो गया तो लैक्टोज लेता है, लैक्टोज को से एनर्जी लेता है। पर जब तक परमिएज एक्टिव नहीं होगा तब तक आपकी सेल मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होगी बैक्टीरिया की, और लैक्टोज अंदर नहीं बन पाएगा। तो अब ऐसे लैक्टोज बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। तो अगर इनहिबिटर से आपने ब्लॉक कर दिया तो लैक्टोज नहीं मिलेगा, एनर्जी सोर्स कम हो जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। Protein produced by the I gene has abnormal due to the unknown reason. Explain its impact. I gene क्या करता है? I gene जो होता है ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। I gene क्या करता है बच्चों? एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ आके बाइंड हो जाता है ताकि पॉलीमरेज एक्टिविटी जो है वो एक्टिव ना हो और ये जीन सिंथेसाइज नहीं हो, क्योंकि ग्लूकोज अभी इनफ है। तो आपकी पॉलीमरेज एक्टिविटी अगर इनहिबिटर रिप्रेसर नहीं बना आपका, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन जो आपका एंजाइम एक्टिविटी है चालू रहेगी, लैक्टोज से ही एनर्जी लेता रहेगा बैक्टीरिया, ग्लूकोज का रोल ही नहीं आ पाएगा।
इफ द न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द बैक्टीरियम कंटेन ओनली गैलेक्टोज विल ओपेरॉन एक्सप्रेस? नो, कभी भी नहीं। गैलेक्टोज जो है ये कभी भी ओपेरॉन को एक्टिव नहीं करता। एलोलैक्टोज जो होता है वो रिप्रेसर को हटाता है और आपकी जो है आगे की लैक ओपेरॉन ऑपरेट होता है, गैलेक्टोज से नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे आंसर लिखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ऑयल स्पिल, अब देखो ऑयल स्पिल इज द मेजर एनवायरमेंटल इशू। इट हैज बीन फाउंड दैट डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ स्यूडोमोनास बैक्टीरिया हैव जीन टू ब्रेक डाउन 4 मेजर ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, मतलब ये है कि समंदर में जो तेल जहाज लोग फैलाते हैं उन पर अगर बैक्टीरिया स्यूडोमोनास डाल दोगे तो वो बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल प्लाज्मिड होता है जो ऑयल को डिग्रेड करता है। ठीक है, ट्रायल्स अंडर वे टू यूज डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टूल टू इनकॉर्पोरेट दीज जीन्स एंड क्रिएट जेनेटिकली इंजीनियर स्ट्रेन ऑफ स्यूडोमोनास अ सुपर बग टू ब्रेक डाउन द 4 मेजर ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन ऑयल। सच बैक्टीरिया माइट बी स्प्रेड ऑन टू द सर्फेस ऑफ पोल्यूटेड वाटर टू क्लीन द फिल्म ऑफ ऑयल। बिल्कुल सही बात है। लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया का क्या यूज हो गया इस बायोटेक, देखो लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग बैक्टीरिया फॉर सच बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज। इन बैक्टीरिया की वजह से ऑयल नहीं फैलता, जिसकी वजह से पानी साफ रहता है। एम्प्लीफाइड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट PCR was carried out. The PCR was run the help of polymerase which was functional only at very low temperature. How will this impact the efficiency of PCR? No. ठीक है, PCR हमेशा हाई टेम्परेचर पे काम करता है। इफ सच बैक्टीरिया, चलो एक एक करके पढ़ ही लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन, यू कैन इजिली ग्रो द लार्ज क्वांट, आप अगर बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं ये सारी एक्टिविटी के लिए तो बैक्टीरिया आप आसानी से बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो आपके लिए फायदा है। PCR विल नॉट एम्प्लीफाई द जीन, मैंने बताया था ना लो टेम्परेचर पे PCR काम करता ही नहीं, हाई टेम्परेचर 94 डिग्री पे काम करेगा। पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ऑयल स्पिल, अब थर्ड क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। इफ सच बैक्टीरिया स्प्रेड ऑन द वाटर बॉडी ऑयल स्पिल, हाउ विल इट हैव द पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? चलो पॉजिटिव नेगेटिव देखें। पॉजिटिव इफेक्ट, ऑयल स्पिल को ट्रीट कर सकते हैं, ऑयल स्पिल को हटा सकते हैं। नेगेटिव क्या होगा, इसमें भाई बैक्टीरिया है तो पानी से ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा तो वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आदमी मर जाएगा। ये क्रॉप्स दी गई हैं, मैं सीधे क्वेश्चन की बजाय ये सीधा आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ बीटी क्रॉप ऑन द फीडिंग हैबिट ऑफ द 3 स्पीशीज स्टेम बोरर एंड सजेस्ट विच स्पीशीज लेस ससेप्टेबल टू बीटी टॉक्सिन। देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये क्या है भाई स्पीशीज, ये इंसेक्ट की स्पीशीज है। ब्लैक से स्पीशीज 3 है, डार्क ग्रे से स्पीशीज 1 है एंड व्हाइट से स्पीशीज 2 है। तो आप बताओ कि कौन सी स्पीशीज को बीटी जीन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज स्पीशीज 3। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो ये तो भी ग्रो किया जा रहा है, लगा लो बीटी टॉक्सिन, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेस ससेप्टेबल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, विच स्पीशीज इज मोस्ट ससेप्टेबल टू बीटी मेज एंड एक्सप्लेन व्हाई। सबसे ज्यादा किसके ग्राफ सबसे कम बढ़े हैं भाई, डार्क वाले के। तो स्पीशीज 1 इज मोस्ट ससेप्टेबल, देखो वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, वो लेपिडोप्टेरन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो बीटी टॉक्सिन को खाएंगे जो कि मेज प्लांट में है, तो बीटी टॉक्सिन उनके मिडगट में जाकर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि एल्कलाइन पीएच पे ही एक्टिव होता है और उनकी इंटेस्टाइन में छेद करके उन्हें मार डालेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जो है किसके लिए होता है, कहाँ गया, ये तो दिया नहीं पर मैंने तुम्हें बता दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन सजेस्ट व्हाई सिमिलर इफेक्ट वाज नॉट सीन इन इंसेक्ट स्पीशीज। क्यों नहीं दिख रहा है भाई, एक थर्ड वाली इतनी वो मर ही नहीं रहे, बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल बैसिलस थ्रोइनजेंसिस जीन डालने के बाद मेज प्लांट में थर्ड वाले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आपने इसे सीखा कि हर बीटी टॉक्सिन हर इंसेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अलग अलग प्रकार के बीटी टॉक्सिन्स अलग अलग इंसेक्ट में काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, डन है। सो दिस इज योर बायोलॉजी सैंपल पेपर क्लास 12th। आई नो आपको पेडिग्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम गया होगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाना है। इस पेडिग्री वाला क्वेश्चन और जितने भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये मैं आपको अलग से पढ़ा के बढ़िया डिटेल से बना दूंगी, तो आप टेंशन मत लेना। समय कम है तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, अदरवाइज मैं पूरा आपको बताती। वो पेडिग्री वाला क्वेश्चन और 2-4 जो ग्राफ वाले जो आपको नहीं समझ में आए होंगे वो हम लोग अलग अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो प्यारे बच्चों, बिलीव यू कैन। ठीक है, हमेशा अपने आप पे बिलीव रखिए, विश्वास रखिए कि आप ही कर सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आई नो थोड़ा पेपर फास्ट हो गया एक्सप्लेन करना,
आपको ये अभी ना समझ में आएगा, पहले आपको 12th सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद ये देखो। पर एक बार सैंपल पेपर पे नजर जरूर मारना है। सीबीएसई का सैंपल पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा इस बार आसान है, तो ये मान लेना कि मेन एग्जाम थोड़ा टफ आएगा, ये वाइस वर्सा होता है। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सैंपल पेपर सोल्यूशन ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी सेशन 2023। तब तक पढ़ते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।